हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया से तैयारी हो रही है। चैप्टर 1 का मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे डाल रखा था और आज बारी है चैप्टर 2 की। आप लोग जानते हैं चैप्टर 2 का नाम क्या है? पढ़ रखा है पूरा लाइन बाय लाइन, विद्युत विभव तथा धारिता, अध्याय 2। और इसमें भी हम वही काम करेंगे जो अध्याय 1 में मैंने किया था, लघु उत्तरीय प्रश्न का वर्णन। तो दोस्तों, मैं हूं प्रेम सर और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना पहला सवाल लेके आते हैं, जो कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए, सवाल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए दोस्त, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध स्थापित करना है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि विद्युत विभव को हम वी से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो आप पहले तो आपको याद होगा ये चीज, नहीं याद है तो आप इसका मतलब पढ़े नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। अगर डी आर को डीएक्स लिख दे तो अब भी आप परेशान मत होइएगा दोस्त। E बराबर डीवी बाई डी एक्स माइनस के साथ, ये दोनों ही आपके सही उत्तर होंगे। अगर डीवी बाई डी आर है तब भी सही है, अगर माइनस डीवी बाई डी एक्स है तभी सही है। सवाल यहां पर है कि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करें, मतलब बताइए कि ये कैसे हुआ है। बताना यह है कि ये कैसे हुआ है। देखिए, बहुत लंबा नहीं ले जाना है क्योंकि ये प्रश्न 2 अंक का है। अब 2019 में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि अगर डी क्यू आवेश को, डी क्यू मत मानो, क्यू आवेश मानो, है ना? कैसे करोगे? यदि क्यू आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो क्या करिएगा? काम करिएगा। क्या करिएगा? काम करिएगा। छोटी सी दूरी है, काम करिएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू भी। ये हमारा आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का गैप मान लो छोटा होगा, D का मतलब छोटा होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि W बराबर Q इंटू डी। भाई एक बात बताओ, W बराबर F इंटू डी आर भी तो होता है, लेकिन अगर तुम किसी यहां पर विभव का परिभाषा से आप जानते हैं कि बबुआ ये विद्युत क्षेत्र है, आवेश को हमको इधर ले जाना है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में आपको काम करना है, तो विद्युत क्षेत्र आपको इधर धक्का देगा, आप इधर लेके आइएगा, तो जो आपका वर्क होगा, जो आपका कार्य होगा, वो ऋणात्मक होगा। बराबर Q इंटू डी भी। भैया जी, Q को इधर लाओ तो हो जाएगा F बटा Q बराबर ये डी भी यहां और ये डी आर नीचे आ जाएगा, और ये माइनस जो है मैं इसको यहां पे भेज दूंगा। अब जरा ये बताओ कि भाई F बटा Q को तुम क्या बोलते हो? F बटा Q को तुम E बोलते हो, और E बराबर हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। और यहां से ये संबंध आपका स्थापित हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बढ़िया से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी न्यूमेरिकल ही है दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है दोस्त। ये है हमारा समबाहु त्रिभुज और इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना बात को? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? इसके 2 कोनों पर 3 नैनो कूलम्ब के रखे गए हैं। यहां पर भी 3 नैनो कूलम्ब, यहां पर भी 3 नैनो कूलम्ब, है ना? उसके बाद 1 नैनो कूलम्ब का एक आवेश है और इसको आपको इसके तीसरे कोने तक लाना है। अनंत से कहें, आपको तीसरे कोने तक लाना है। तो भाई एक काम कर लो, जो तुम्हारा कार्य होगा वो इन दोनों के बीच का और इन दोनों बीच का, दोनों का कार्य निकाल के जोड़ दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा है। अगर तीनों तक लाना होता तो तीनों के बीच का कार्य निकाल के जोड़ देना था। दोनों के 2 पास है ना ऑलरेडी तुम्हारे पास, और इसको लाना है कहीं अनंत से। तो आप क्या करो कि यहां जब लाओगे तो इसके बीच का कार्य और इसके बीच का कार्य, या इसके बीच की स्थिति ऊर्जा, इसके बीच की स्थिति ऊर्जा निकाल के तुम सिंपल से जोड़ दो। तो यहां पर इनके बीच का कितना हो जाएगा?
1/4πε0 Q1 Q2 बाई R होता है। Q1 हो गया 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम का मतलब 10 के पावर -9 और यहाँ 3 नैनो कूलम 3 गुना 10 के पावर -9 बटा में R इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप 20/100 कर दोगे क्योंकि मीटर में एक्सचेंज करना है। जितना ये लगेगा ना हमको लगता है उतना ही ये भी लगेगा क्योंकि सिमिलर चीजें हैं। ये 1 ये 3 ये 1 ये 3 ये भी 20 ये भी 20 तो जितना वर्क यहां होगा उतना ही वर्क यहां होगा। तो डबल निकालने से अच्छा है क्यों ना मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सिंपल सी चीज। अब ये आपका खत्म हो गया है ना। अब ये 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है भैया? अच्छा ये 2 से 2 खत्म कर सकते हो ना, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ये 1/4πε0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 3 का 3 और यहां पर 9 और ये 9 -18 और ये बट्टा का बट्टा में 10 है तो इसको भेज दो ऊपर। दोस्त 29 गुना 10 के पावर -8 जूल। इतना आपका कोने तक लाने में किया गया कार्य का एक्सटेंशन। ये है आपका किया गया कार्य। बस करना कुछ नहीं है। 2 चार्ज है और एक को लाना है तीसरे कोने पर, तो इसके बीच का कार्य इसके बीच का कार्य निकाल के जोड़ दो, दोनों आपका टोटल कार्य आ गया। तो ये था, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दूसरा नंबर सवाल था, ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 19 में क्या पूछा ये देखो। वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, इसका कारण क्या है? देखिए वायुमंडल में बहुत सारी धूल कण होते हैं, वायुमंडल में बहुत सारी किरणें निकल के आती हैं और आपको मैं बता दूं कि सूर्य से बहुत सारी कॉस्मिक किरणें भी निकलती हैं और कॉस्मिक किरणें जब निकलती हैं और वो वायुमंडल में किसी दूसरे कण से पार्टिकल से टकराती हैं तो वो आवेश उत्पन्न करती हैं और यही कारण है कि हमारा वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। अरे वैद्युत उदासीन का मतलब हो जाता है कि कुल आवेश 0 हो जाना चाहिए। और कुल आवेश 0 कब होगा? जब टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। और यहां पर तो आप देख रहे हैं कि कॉस्मिक किरणें आएंगी, टकराएंगी, कॉस्मिक किरणें जब आकर टकराएंगी बबुआ तो आवेश की उत्पत्ति होगी और यही कारण है कि हमारे वायुमंडल में आवेश होगा, उदासीन नहीं होगा। तो कैसे इसको लिखोगे? हमारे वायुमंडल में बड़ा आसान शब्दों में इसको लिख सकते हो, बहुत सारे या बहुत सारी कॉस्मिक किरणें आती हैं जो लगातार आवेश की उत्पत्ति करती है, जो लगातार आवेश की उत्पत्ति करती है। बस सिंपल शब्दों में लिखना, ज्यादा लिखना नहीं, 2 अंक के सवाल है। उत्पत्ति करती है। यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता। वायुमंडल क्या नहीं होता दोस्त? उदासीन नहीं होता है। बस एकदम सिंपल सा। यही कारण है कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता। अब इससे ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है और 2 अंक के प्रश्न जो होते हैं जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बेहद आसान सवाल है। एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में भी बराबर दिया हुआ है 3 + 2x और ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कह रहा है कि x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अरे भाई अभी अभी आपको पहला नंबर चैप्टर में पढ़ाया गया है कि E बराबर अगर तुमको भी दे के E पूछे तो E बराबर dV/dx कर देना है। अगर तुमको भी दे दे और E पूछे तो क्या करिएगा? E बराबर dV/dx कर देना, वो नेगेटिव में। तो आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो पहले आप dV/dx करिए। डिफरेंशिएशन आपको आता है, dV/dx जब करिएगा तो हमको लगता है कि 3 संख्या है, संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस 2 × x, x का पावर 1 है। अब आपको अवकलन आता है, 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 आएगा। x का x रखिएगा और 1 में से 0 घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो। अब यहां पर आपने देखा कि सर हमारा तो dV/dx सर आ गया 0 + 2, x का पावर 0 1 होता है तो केवल 2 और E बराबर जो होता है -dV/dx होता है तो माइनस का माइनस और dV/dx का 2 तो हमारा आंसर हो गया सर -2 न्यूटन प्रति कूलम। सर ये x बराबर जो 2 मीटर दिया है इसका इस्तेमाल कहां होगा? नहीं होगा।
इसका इस्तेमाल कब होता, जब E बराबर dV बाई dx निकालते और हमारा E का एक्सप्रेशन x में आता, तो उस x के जगह पे हम ये 2 रख देते। लेकिन यहां पर तो x बराबर E बराबर आ गया तुम्हारा कितना -2, E बराबर -2, x है ही नहीं है तो x का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान था। ये भी सवाल बेहद आसान है, ये तो 2012 और 15 दोनों में पूछा हुआ है। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर कितना आवेश दिया गया। पहले सवाल नोट करिए क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये है त्रिज्या। अगर आप इसको मीटर में बदलिएगा तो धड़ाक पे इतना आ जाएगा। पहले आपका यही काम है। दूसरा क्या काम करिएगा, आवेश दिया गया है वो आवेश नोट कर लो। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका, जो डाटा है पहले आप उसको नोट करें। नोट कर लिया सर। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या है। देख भैया, चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपके एक पास ये होता है Q²/2C, ये फॉर्मूला है Q²/2C, या 1/2 CV², 1/2 Q × V, ये सारे फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास केवल Q है, C नहीं है। तो एक काम करते हैं, C नहीं है तो सर C निकालने का हमारे पास प्रोग्राम है कि गोला है तो धारिता 4πε0 × R हो जाएगा। खूब बढ़िया, 4πε0 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 और R के जगह पर 9 × 10⁻−2 हो जाएगा। हमारा दोस्त 9 से 9 खत्म हो जाएगा और हई हो जाएगा आपका धारिता 10⁻11 फैराड। बेहद आसान, इतना आ गया। अब Q भी है हमारे पास, C भी है हमारे पास, तो Q² 4 का 16 और 10⁻⁻6 का स्क्वायर करवा तो -12 बबुआ जी, 2 का 2 गुना C के जगह पर 10⁻11। अब 2 8 16, देखो कितना इजीली कटता, 8 के 8, 10⁻12 और 10⁻11 ऊपरे जाइए तो 10⁻11। अब 8 गुना 10⁻12 में 11 जोड़बा तो -1, माने 8/10, आपका आंसर 0.8 जूल। और ये है इस चालक की स्थितिज ऊर्जा। बेहद आसान, समझ गए बात को। 2 साल में पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट तो है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। बबुआ, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। बबुआ, धारिता, हर चीज की धारिता अलग अलग होती है। आपके घर में बोरा होता है, छोटा बोरा है तो उसमें आप कम सामान रख सकते हैं, बड़ा बोरा है तो आप उसमें ज्यादा सामान रख सकते हैं। बड़ा आपका बैग है तो उसमें ज्यादा किताब कॉपी हटेगा, अगर छोटा अगर आपका बैग है तो उसमें कम किताब कॉपी हटेगा। मतलब धारिता का मतलब होता है कि वह अपने अंदर कितना सामान रख सकता है। चालक सामान नहीं रखता है, चालक के ऊपर आवेश रहता है। तो अब यहाँ चालक की धारिता से हमारा तात्पर्य है कि चालक अपने ऊपर कितना आवेश रख सकता है। तो दोस्तों यहां पर क्या है, चालक की धारिता, यह चालक द्वारा आवेश ग्रहण की क्षमता होती है। आवेश ग्रहण की क्या होती है दोस्त, क्षमता होती है। ये तो एक साधारण भाषा में हो गया। फॉर्मूला C से डिनोट करते हैं और C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V होता है। इसको और दूसरे शब्दों में देखो कैसे परिभाषित करेंगे। मान लो दोस्त कि यदि तुमने वोल्टेज 1 वोल्ट कर दिया, अगर तुमने वोल्टेज कितना कर दिया 1 वोल्ट, किसी वस्तु के वोल्टेज को कितना बढ़ाना हो 1 वोल्ट, उस समय जो आपका C होगा वो Q के बराबर होगा। मतलब कि चालक की धारिता, देखिए कितना स्पष्ट शब्दों में आपको दिखेगा, चालक की धारिता आवश्यक आवेश के बराबर होता है। चालक की धारिता आवेश के बराबर होता है। चालक की धारिता वह आवश्यक आवेश होता है, वह आवश्यक आवेश होता है जो चालक की वोल्टता को
1 वोल्ट बढ़ाता है। चालक की वोल्टता को कितना बढ़ाता है? 1 वोल्ट। या ऐसे बोलो, किसी भी चालक की वोल्टता को अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है तो जितना तुमको आवेश देना पड़ेगा वही आवेश उस चालक की धारिता होती है। समझ रहे बात को? अब चूंकि C बराबर Q बटे V होती है तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका यूनिट कूलम पर वोल्ट, और इसी कूलम पर वोल्ट का एक नाम दिया गया फैराड। सो धारिता की, किसी भी चालक की धारिता का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। इसको कूलम पर वोल्ट भी बोला जाता है। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, छठा सवाल के बाद आते हैं हम 7वें सवाल पे। कह रहा है कि C धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया। बहुत बढ़िया। तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है? देखो, इसकी जो विद्युत ऊर्जा होगी मात्र एक शब्दों में आप उसको लिखोगे, ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसकी 1/2 CV², बस यही उसकी विद्युत ऊर्जा है, यही उसकी ऊर्जा है। जो ऊर्जा बोलना है बोल लो, किया गया कार्य, आवेशित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा है सब यही है, 1/2 CV², क्योंकि धारिता C है और विभव भी है। क्लियर है? बस इतना लिख के छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्क्स मिलेंगे। यही पूछना ही चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखो, कह रहा है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है, बराबर है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, छुक 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 छुक, ठीक है, C C C, सुन बाबा सुन। तो 1 देखो, धारिता श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और इनको जब जोड़ा ना भाई साहब तो 6 आया। कितना आया? 6 आया। बहुत बढ़िया। ये देखो 3/C 1/6। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि हमारा जो C है वो 18 मिक्रो फैराड है। माने जो आपने जोड़ा है ना, ये सब 18 है। ये सब कितना कितना है? 18 है। अब क्या कह रहा है? यदि उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर में जोड़ा जाए, मतलब इन्हीं को तुम अब ऐसे जोड़ दोगे तो परिणामी कितना होगा? तब हमारा जो परिणामी होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। एगो का 18 है, दूसरा भी 18 है, तीसरा भी 18 है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो 54 मिक्रोफैराड। समझ आया? पहले श्रेणी में जोड़ा है तो श्रेणी में वैसा ही संधारित्र जुड़ता है जैसे प्रतिरोध उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा। मैंने यहां से प्रत्येक का धारिता निकाल लिया 18। अब उनको समांतर में जोड़ा तो 18 18 18, 3 बार जोड़ दो, 18 38 54, है ना? हमारा आंसर 14। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए सवाल, 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के प्लेटों को, ये 2018 में पूछा हुआ है। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब तुमको दे दिया A, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको मीटर बदलना चाहते हैं तो 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 से भाग दिया भाई। 2 मिलीमीटर की दूरी पर, ओके वेरी गुड, यानी कि डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच का 2 मिलीमीटर। और 2 मिलीमीटर को आप अगर मीटर बदलते हैं तो 2 × 10⁻³ मीटर। ओके बहुत बढ़िया। समांतर प्लेट संधारित्र की गणना करें। वायु को परावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयुक्त माना जाए यदि इस संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए। अगर भी आपका दे दिया गया 200 वोल्ट, है ना, तो बोल रहा है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। सबसे पहले भैया इन दोनों की आवश्यकता है आपको C निकालने में, और C बराबर होता है ε0A/d। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहां से निकाली जा सकती है। ε0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.854 × 10⁻⁻12। एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻4, और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻3। भाई 3 मर्द में खत्म। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 12 के 2 हाथ में लगा 1, 15 × 1 16, 1 24 × 1 25, 2 और 25 और 2 26, ये आपका हो गया इतना, और 10⁻⁻12 और -4 -16, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻13। इतना आपका फैराड आ जाएगा धारिता, इतना फैराड। अब कह रहा है कि इस पर आवेश बताइए। Q बराबर होता है C × V।
C का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 26.5 गुना 10 के पावर -13, बकिया 5 के बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और V वोल्टेज है तो इसके जगह पर हो जाएगा हमारा 200। अब करो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ में लागल 1 और हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5 इतना इंटू 10 टू द पावर -11 इतना कूलम आपका आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो इसको दोबारा देख लीजिए आप, है ना, आसान सवाल है। ए दिया है, डी दिया है, सी निकाल दो। भी दिया है, सी में भी से गुणा कर दो, आवेश निकल आएगा। और आवेश ही तो पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या काम है। देखो भाई, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का काम क्या है ना, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, ये हमारा एक प्लेट और ये हमारा दूसरा प्लेट। हमने इस पर चार्ज किया तो इस पर हमने क्या दिया, प्लस चार्ज। अब प्रेरण के कारण से ये इस पर अपने आप माइनस चार्ज आ जाएगा और दूसरे प्लेट पर भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लस आ जाएगा, जिसको हम अर्थिंग की सहायता से जमीन के भीतर भेज। तो दूसरे प्लेट का काम क्या है, पहले प्लेट पर या पहले प्लेट को आवेशित करने के कारण, पहले प्लेट के आवेशित करने के कारण दूसरा प्लेट पर प्रेरण के कारण समान परिमाण में विपरीत आवेश इकट्ठा किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। और यही आपके दूसरे प्लेट का काम है। जितना भी प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर आपका आवेश आएगा उन सबको वो इकट्ठा करेगा और जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं जो न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे उनको वो अर्थिंग में जमीन के अंदर भेज देगा। बेहद आसान सवाल था ये, बहुत बार पूछा हुआ है, 2015 में देखिए ये पूछा हुआ है, इस पर चांसेस बनता है इसका। अभी देखिए किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनमें चालक की धारिता प्रभावित होती है। देखिए बेहद आसान, C बराबर अपसाइलन नॉट A बाई डी, ये किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला। तो कौन से दो कारक, पहला कारण देखो C समानुपाती A क्षेत्रफल, पहला कारक आप लिख सकते हो कि भैया क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता ज्यादा होगा। और दूसरा कारण सर ये D प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी, जितना प्लेट के बीच दूरी होगा उतना आपका कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। धारिता बढ़ाना है तो प्लेट के बीच की दूरी घटाना पड़ेगा। तो ये दो वो फैक्टर हो गए, वे दो कारक हो गए जिन पर ये चालक की धारिता प्रभावित होती है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला क्षेत्रफल, दोनों के बीच की दूरी, और तीसरा भी लिख सकते हो परावैद्युतीयता। ठीक है, चलिए ये 11 नंबर देखो कितना आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। 12 नंबर देखो, दो संधारित्र है जिनकी धारिता है C1 C2 है, इनको पहले पार्श्वबद्ध। देखो पार्श्वबद्ध से डरना मत, पार्श्वबद्ध का मतलब समांतर क्रम होता है। कह रहा है कि खाली फोटो बना दीजिए सर, ठीक है, लीजिए फोटो बन गया यहाँ और इसका फोटो बन गया यहाँ। ये देखो ये है पार्श्वबद्ध, ये C1 ये C2, बस ज्यादा नहीं करना, श्रेणीबद्ध। तो यहाँ पे श्रेणी करो, ज्यादा तो आपको मस्तिष्क लगाना ही नहीं है, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, ये C1 और ये C2, ये देखो है ना, ये C1 और ये C2। तो देखो यहाँ पे ये पार्श्वबद्ध हो गया और ये क्या हो गया, श्रेणीबद्ध हो गया। ये पार्श्वबद्ध और ये श्रेणीबद्ध। क्लियर है, 2 नंबर आपका, 1 नंबर उस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा। 2013 में ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, अब तो आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा हुआ है, इसको आपको देखना पड़ेगा। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता बताना है। A यहां है और B यहां है। तो देखो पहले एक काम करो, पहले आप यहां से जोड़ना शुरू करो। ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में होंगे तो 1/3 1/3 1/3, श्रेणी क्रम में 1 बटा करते हैं तो आ जाएगा 1/3 1/3 1/3, कितना हो जाएगा 3/3, और 3/3 कट के 1। तो हम बोलेंगे भैया कि यहां पर हो जाएगा, जो आएगा वो 1 माइक्रोफैराड।
अब सुनो ध्यान से, अब ये 1 माइक्रोफैराड जो आएगा वो अब इसके साथ समांतर में हो गया। समांतर में जो होता है वो क्या होता है, C1 + C2, तो 2 और 1 मिलकर हो गए फिर से 3, मतलब कि अब ये 3, ये वाला 3, ये वाला 3 फिर से श्रेणी में, तो 1/3, 1/3, 1/3, 3/3 फिर से जो यहां पे आएगा बबुआ फिर से 1 माइक्रोफैराड। समझिएगा बात को। अब इसको और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3, फिर से 3, 1/3, 1/3, 1/3 आ जाएगा 3/3। तो अब जो आ जाएगा यहां पर हमारा ए और बी के बीच का 1 माइक्रोफैराड आंसर। यहां पे जो इसके बदले में आएगा उसका 1 माइक्रोफैराड आएगा आंसर। ठीक है, ये बस करना कुछ नहीं है, इनको जोड़ो पहले श्रेणी में, फिर जो आएगा उसके साथ श्रेणी में, चलो श्रेणी के बाद इनके दोनों को समांतर में, फिर जो आएगा ये तीनों के साथ श्रेणी में, फिर इसके साथ समांतर में, फिर इन तीनों को श्रेणी में, फिर इसके साथ समांतर में। तो इस तरीके से तुम्हारा आ गया आंसर 1 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ए और बीच का है। स्क्रीनशॉट ले लो इसके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर देखो, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये देखो, ये सी है, ये सी है। चलो एक काम करते हैं, यहां ए लिख देता हूं मैं और यहां मैं सी लिख देता हूं। ये सी और ये सी किसमें है, श्रेणी में है, तो इसके बदले में जो आएगा वो कौन होगा, 1/c 1/c 2/c पलट दो c/2। अच्छा ये देखो ए और सी के बीच में एगो जा रहा है, 2 को मिलके एगो बनाएगा, 2 को मिलके एगो बनाएगा, 1/c 1/c पलट दो, है ना, 2/c को पलट दो c/2, ये भी होगा c/2। और यहां पर भी जा रहा है 1/c 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 1/c। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे दोस्त, यहां पे भी एक जोड़ेंगे और ये भी हो जाएगा c/2। अब दोनों ये किसमें है, समांतर में है, तो समांतर में जब हो जाएंगे c/2 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 कुल मिला के आपका हो गया 3/c 3c/2, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बस बहुत, ये श्रेणी में मतलब सीरीज में और अब ये तीनों ऐसे पैरेलल है ना, इस तरह से करना है इसको। आसान है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 15, विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव क्या होता है, देखिए विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी एकांक आवेश को, समझिएगा बात को, एकांक आवेश को इसको परिभाषित कैसे करें, एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। यह बेहद आसान सवाल है, कई बार आपको क्लास में करा चुका हूं। थोड़ा इन सब वीडियो में मैं तेज चलूंगा, ऑफ कोर्स तेज चलूंगा क्योंकि ये रिवीजन है, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो देखिए विद्युत विभव को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। और जो भी होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने ये रखा था, V = W/Q, V = W/Q। यहां से आपने देखा था कि सर जूल पर कूलम इसका यूनिट होता था, लेकिन जूल पर कूलम को ही हम एक नया नाम देते थे जिसको हम लोगों ने बोला था सर वोल्ट। और उसी दिन से चलने लगा कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो 2 नंबर के लिए इतना काफी है दोस्त। तो ये 15 सवाल का कलेक्शन जो चैप्टर 2 से है एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और अगले चैप्टर में जो चैप्टर 3 होगा शायद हम कल अपलोड ना कर पाए, परसों करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आशीर्वाद दीजिए।